नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। रात 9 बज गए हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। देखिए, भारत जो है वो विविधताओं का देश है। विविधताओं में एक कैसे बने रहना है, ये हम हर रोज सीखते हैं। इसी सीखने और बेहतर भारत बनने की प्रक्रिया में खबरें निकलती हैं और उन खबरों के पीछे का सच क्या होता है, यही हम इस शो में आपके लिए लेकर आते हैं। कर्नाटक में हिजाब वर्सेस भगवा के चलते आज पूरा दिन माहौल जो है वो तनावपूर्ण रहा। आज वहां पर बवाल कटता रहा, जिसके चलते स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई। सवाल यह है कि स्कूल और कॉलेज क्यों बन गए हैं मजहब का अखाड़ा। ये मामला कितना सियासी है, कितना धार्मिक है और कितना इमोशनल है, ये जानेंगे, इसकी तह तक पहुंचेंगे। यूपी में जिस तरह से नाम बदले गए, अब एमपी में भी वही राह पकड़ ली गई है। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर पहले ही रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। अब आज से होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया है। नाम बदलने से किसे फायदा होगा, ये भी आपको समझाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने कल लोकसभा में अगर कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्हें एक ट्रेलर दिखाया था, तो आज राज्यसभा में उन्होंने पूरी पिक्चर ही पेश कर दी। परिवारवाद से लेकर नेहरू तक कांग्रेस की हर गलती को मोदी ने निशाने पर लिया। यह जानना जरूरी है कि आखिर पीएम कांग्रेस को लेकर इतने हमलावर क्यों हो जाते हैं। एक्सपर्ट से भी आपको ये हम समझवाएंगे। जिन यूपी और बिहार के लोगों को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में अनाप शनाप बोला था, याद होगा ना आपको, आज वो उन्हीं यूपी के लोगों का दिल जीतने यूपी पहुंची। जनता ऐसे में किस बात पर भरोसा करे। उस ममता का दावा है कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर खेला वो कर देंगी, यूपी में खेला होगी। चलिए, तमाम खबरें तो होंगी। खबरों को समझने का और उनके पीछे की खबर को जानने का यह सिलसिला हम अब शुरू करते हैं कर्नाटक की खबर के साथ। कर्नाटक में हिजाब पर कोहराम बढ़ता अब जा रहा है। कर्नाटक में बेंगलुरु, भागलकोट, मांड्या समेत कई जगहों पर इसके समर्थन और विरोध में लोग अब सड़कों पर उतर चुके हैं। दरअसल ये पूरा विवाद जनवरी में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को लेकर के सर्कुलर जारी किया, जिसमें सभी के लिए एक ड्रेस कोड की बात कही गई। लेकिन कुछ छात्राओं ने इसके विरोध में हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंचना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें क्लास में बैठने की इजाजत नहीं दी गई। इस घटना के बाद राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेज जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद कर्नाटक में कई शहरों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। वहीं हिजाब के खिलाफ कई छात्र कई जगह भगवा पहनकर कॉलेज जाने लगे। इस तरह से कैंपस में हिजाब वर्सेस भगवा की लड़ाई शुरू हो गई। राजनीतिक दलों ने इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल तलाश लिया, जिसकी वजह से ये पूरा मामला अब सियासी हो गया है। कांग्रेस ने हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया है, जबकि बीजेपी और आरएसएस हिजाब के विरोध में है। हिजाब पहनने की मांग को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। इस मामले पर अदालत ने कहा है कि इस पर संविधान के मुताबिक ही कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि इस विवाद में फैसला भावनाओं और जुनून के आधार पर नहीं, बल्कि तर्क और कानून के हिसाब से लिया जाएगा। इस विवाद की वजह से फिलहाल कर्नाटक के स्कूल कॉलेज को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अदालत में कल दोपहर 2:30 बजे इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी, लेकिन अदालत ये साफ कर चुकी है कि भावनाओं में बहकर फैसला नहीं किया जा सकता, वो न्याय संगत होगा, कानून के मुताबिक होगा। Matter is seized by the High Court, and similar situations were there in different states in different times, and High Courts have given a lot of judgments and directions also. And our matter is also in the High Court. As I speak now, the matter is in the proceedings in the High Court is going on, because ultimately tomorrow they have to sit together and do all the educational activities, academic activities. Therefore, peace and harmony should be maintained. देखिए, हिजाब बनाम भगवा की लड़ाई की आंच अब दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली के नेता कर्नाटक के इस विवाद पर क्या बोल रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। देखिए, देश के अंदर कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। गजवाए हिंद की मानसिकता वाले, जो इस्लामिक स्टेट की कल्पना लेकर के भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जो सर्वधर्म समभाव का है। अब स्कूलों में अगर नमाज पढ़े बच्चे हिजाब लगाए, कोई कहे मैं हवन करूं, कोई कुछ और कहे, ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है सर्वधर्म समभाव
के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। इन बच्चियों के खिलाफ जो बुर्का पहनकर आती हैं या जो हिजाब लेती हैं, बाकायदा दूसरी कम्युनिटी के लोगों को सैफरन जो शॉल है वो पहनने के लिए आमादा किया जा रहा है या भड़काया जा रहा है। और एक बात और ख़ास तौर पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो सैफरन शालें दी जा रही हैं या जो पट्टे दिए जा रहे हैं वो एक जैसे हैं। गौर से देखिए, जितने बच्चे भी वो पहने हुए हैं वो सब एक जैसे हैं। अगर ये अलग अलग जगहों से खरीदे गए, बच्चों के जरिए खरीदे गए, तो फिर वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है और समाज में डिवाइड तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं और यंग जो नस्ल है, जो यंग लोग हैं, उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक कोशिश है, कंडेमनेबल है। स्कूल है, पढ़ाई है, ये सब यूनिफॉर्म से चलता है, अनुशासन से चलता है और ये सबके लिए एक होता है। स्कूली पढ़ाई में न कोई हिंदू होता है और न कोई मुसलमान होता है, फिर इसमें हिजाब और भगवा कहां से आ गया, ये बात थोड़ी समझ से परे है। क्या कहता है ये विवाद? सुनिए केसी त्यागी और संदीप दीक्षित से। भाषा, पोशाक, भोजन, खाने के तरीके आदि को लेकर के देश के बंटवारे की जो कोशिश लोग करते हैं वो देश का नुकसान करते हैं। में इसका राजनीतिकरण बहुत बुरा हो गया। मेरे ख्याल से राजनीतिकरण को हटाकर जिन समुदायों के लोगों को कोई दिक्कत थी उनको बुला सकते थे, स्कूल प्रशासन मिल सकता था, स्थानीय शिक्षा विभाग मिल सकता था और इस बात को सॉर्ट आउट कर सकते थे। मैं मानता हूं कि हिजाब पहनना या किसी तरीके का कुछ एक उम्र के ऊपर लड़कियों को कवर करने का कुछ किसी धर्म से संबंधित कोई तौर तरीके हैं और वो उसको अगर सरकार को लगता है या स्कूलों को लगता है कि वो बात ठीक नहीं है तो उसको फिर बातचीत के जरिए करें और बातचीत करके एक दूसरे को समझाएं तो एक रास्ता निकलता है। आप हर विषय को राजनीतिकरण करके और एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करें, इसी से ये सारी समस्या जो है पैदा हुई है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे कर्नाटक के मंड्या में मामला गरमाया हुआ है। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। इस पूरे मसले पर थोड़ी देर पहले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने हमारे शो देश का सवाल में क्या कुछ कहा, आइए अब आपको ये सुनाते हैं। उनसे बात की थी मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने। कॉलेजेस में आप हिजाब और नकाब पहनकर नहीं आ सकते, ठीक, ये स्कूल का सर्कुलर था, आपकी सरकार ने ली, अच्छी बात है। लेकिन सर इसके पहले ये मामला आज का नहीं है, मामला जनवरी से चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो हम विजुअल्स देख रहे हैं और मैं प्ले भी कर रहा हूं आपके जस्ट बगल स्क्रीन पे, कुछ लोग भगवा वाले जो जिसको हम कहते हैं स्कार्फ्स है वो पहन के आए हैं और जो महिला है उसका विरोध हो रहा है। तो ये जो पिक्चर है ये पूरा देश देख रहा है सर, और सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, ये आग अब और राज्यों में चली गई है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव पर इसकी ही चर्चा शुरू हो गई है कि हिजाब या फिर भगवा वाला गमछा। देखो, हम लोग स्पष्ट निर्देशन दे चुका है, आप लोग हिजाब भी डाल नहीं सकता है, केसरी का शाल भी डाल नहीं सकता है। यूनिफॉर्म मीन्स
क्या यूनिफॉर्म पहले ही प्रिस्क्राइब किया था स्कूल, वही यूनिफॉर्म डालकर आना पड़ेगा। कोई केसरी शॉल को भी हम अंदर नहीं छोड़ रहा है, नहीं तो हिजाब डालकर भी क्लास को आने के लिए नहीं छोड़ा है। तो कभी ये सब चीजें हुई नहीं सर? हिंदू है, मुसलमान है, हिजाब है, नकाब है, नमाज है, केसरी है, बच्चों के दिल में इतनी नफरत कैसे सर? और धर्म स्कूल तक कैसे पहुंच जाएगा? धर्म तो कभी स्कूल में रहा ही नहीं। आपका बात 100% सच है। देखो उडुपी स्कूल में भी हमारा पास 90+ विद्यार्थिनी उस धर्म का है, उसमें भी 6 लड़की छोड़कर और कोई लड़की इसको डालकर नहीं आ रहा है। वह लोग पहले कैसा आता था ऐसा ही आ रहा है। वह लोग डिसिप्लिन विद्यार्थिनी होकर पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया है। मगर यह 6 लड़की भी बहुत बढ़िया लोग है, वह अच्छा था, मगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने आकर उसको ऐसा रास्ता में लेकर गया है। वह लोग अभी बोल रहा है धर्म हमको पहले है, शिक्षा दूसरा चीज है। हिजाब के मुद्दे का असर लोकसभा में भी छाया रहा। कांग्रेस, डीएमके, आईयूएमएल, सीपीएम, सीपीआई, वीसीके, एमडीएमके और जेएमएम के नेता लोकसभा से इस मुद्दे पर वॉकआउट कर गए। ये देखिए खाली सदन की तस्वीरें। For everywhere in the college, school, there is a dress code, which in a normal के बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म पहन के ना इसमें क्यों इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें पॉलिटिकली कुछ लोग हैं और कुछ लोग फैनेटिक लोग हैं। ये इससे कुछ काम नहीं होता है। तो व्हेन देयर इज ए ड्रेस कोड एंड दैट ड्रेस कोड हैज टू बी फॉलोड, उसको फॉलो करना सबका कर्तव्य। और उधर कानून भी है और वो उसमें अंडरटेकिंग भी देते हैं कि जब भी हम कॉलेज में आएंगे, स्कूल में आएंगे, हम ये ड्रेस कोड पालन करेंगे। अभी तो ड्रेस कोड पालन करना है। हम जो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड जो है, उसको मैं पालन नहीं करूंगा, ये बोलना ठीक नहीं है। ये वही नफरत का प्रतीक है जो इस केंद्र सरकार ने बकायदा 2014 से फैलाया है। ऐसे लोगों पे एक्शन ना लेकर, राजनीति हर धर्म की बातों में घुसाकर, हर इंस्टीट्यूशंस में घुसाकर, आप लोगों ने आज बच्चों तक का इस्तेमाल कर ये ध्रुवीकरण किया है। कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा वीडियो देखने के बाद किसी तरीके की ग्लानि महसूस होगा ऐसी सरकार को जिन्होंने सिर्फ धर्म पे अपनी राजनीति की है और वोट बटोरा है, लोगों का बंटवारा कर करके वोट बटोरा है। और दुर्भाग्य की बात एक और है कि एक पुरुष सैफरन शॉल पहनकर, एक महिला जो हमारा हिंदू धर्म हमें कहता है कि महिला का सम्मान होना चाहिए, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो आप ना हिंदुत्व के प्रतीक है, ना हिंदुइज्म के प्रतीक है। नाम बदलने के मामले में अब एमपी भी यूपी की राह पर चल पड़ा है। अगली खबर अब आपको यही दिखाने वाले हैं। आज से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया है। वही नर्मदापुरम जिले के बाबई कस्बे का नाम बदल करके प्रसिद्ध हिंदी कवि और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर कर दिया गया है। इसके साथ ही आज प्रदेश के गांव के जन्म का उत्सव मनाने की परंपरा भी शुरू की गई। गांव के जन्म उत्सव मनाने के लिए शिवराज सिंह ग्राम जैत गांव पहुंचे और वहां की आरती में हिस्सा लिया। आप देख रहे हैं सरकार उत्सव का आनंद ले रही है। होशंगाबाद का नाम बदल करके आखिर नर्मदापुरम क्यों करना पड़ा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन। में मां का दर्जा दिया गया है और ये वही नदी है जिसे काफी पवित्र ग्रंथों में बताया गया है और इसको रेवा के नाम से भी जाना जाता है। इसी नदी के एक पड़ाव में पड़ने वाले खास शहर होशंगाबाद का नाम इन दिनों बदल दिया गया है और होशंगाबाद का नाम बदलकर इसी
जीवनदायिनी नदी नर्मदा के नाम पर नर्मदापुरम किया गया है, जिसको लेकर खासी सियासी चर्चाएं मध्य प्रदेश में जोर पकड़ रही हैं। होशंगाबाद का नाम बदलने के बाद जहां एक तरफ सियासी गलियारों में राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं और विपक्ष इसको लेकर सरकार पर नाम बदलने की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है, वहीं स्थानीय लोगों को इस निर्णय को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि लोगों का मानना है कि उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके तहत होशंगाबाद का नाम जो पुरातन काल में था वो नर्मदापुरम ही था और इसको लेकर लोग काफी खुश हैं। और लोगों का मानना है कि अब नाम बदलने के बाद न सिर्फ इस नदी का सम्मान बढ़ेगा बल्कि धार्मिक नगरी के रूप में भी नर्मदापुरम पहचाना जाने लगेगा। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, आइए अब ये जान लीजिए। सप्तमी तिथि का दिन है। आज के दिन माता रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज जो है माता रानी नर्मदा जी का भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुई माता रानी का, माँ नर्मदा का हर कंकड़ संकर है। बड़ी ही धूमधाम से भगवान शिव के परम भक्त माता रानी के अति प्रिय भक्त बड़ी श्रद्धा आस्था भक्ति भाव से माता रानी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। कि मैं मूर्त बनूं जिस मंदिर की, तुम उसका कोई कपाट बनो। मैं बनूं शाम जबलपुर की, तुम नर्मदा गौरी घाट बनो। नर्मदापुरम नाम रखे जाने पर सरकार की दलील क्या है और विपक्ष की क्या आपत्ति है, अब ये भी सुन लीजिए। बात का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया है। नर्मदा मैया जो हमारी जीवनदायिनी है, नर्मदा मैया जो हमारी आस्था का केंद्र है, उनके नाम से अब होशंगाबाद जाना जाएगा। और उसी तरह बाबई को भी माखन नगर और टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी क्षेत्र जो है वहां को कुंडलेश्वर धाम कहा जाएगा। ये सब हमारी संस्कृति को बचाने, उसको संरक्षण और आगे आने वाली पीढ़ी को सही प्रेरणा देने के बड़े कदम हैं। ऐसी असफल सरकारें नाम बदलने का काम करती हैं और पर्चियां चिपका के अपनी उपलब्धि दिखाना चाहती हैं। मध्य प्रदेश में अगर नर्मदा संभाग का नाम कहीं किया जाना चाहिए तो शहडोल का किया जाना चाहिए, जहां से नर्मदा जी जन्म लेती हैं, उद्भूत होती हैं, पूरे देश को जो है कम से कम 23 करोड़ लोगों को जो है प्राण देती हैं, जल देती हैं। उस संभाग का नाम करना चाहिए, उसका शहडोल से कोई सिमिलरिटी हो तो आप बताएं। नाम बदलने के इस काम में तेजी तब आई जब काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर मोदी ने सारे बीजेपी के सीएम को काशी बुलाया था और फिर सारे सीएम जेपी नड्डा के साथ अयोध्या भी गए थे। बस इशारा मिलते ही शुरू हो गया नाम बदलने और प्रतीकों को गढ़ने का सिलसिला। मध्य प्रदेश में काशी कॉरिडोर की तरह अब महाकाल कॉरिडोर बन रहा है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपको सब समझा देगी। विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर भव्य और आकर्षक रूप ले रहा है। यहाँ विस्तारीकरण योजना का कार्य लगातार जारी है। यह योजना 2 चरणों में पूरी हो रही है। पहला चरण महाशिवरात्रि पर पूर्ण हो जाएगा, जिसकी लागत करीब 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महाशिवरात्रि पर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचेंगे और इस योजना का शुभारंभ करेंगे। मैं पहले आपको एक नजारा दिखा देता हूं, जिसकी वजह से उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बड़ा ही आकर्षक रूप ले रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें अलग अलग शिव रूप दिखाए गए। ये सामने की ओर शिव बारात दिखाई गई है। इस बारात में जो नंदीगण हैं वे आसपास दिखाई दे रहे हैं। खुद भोलेनाथ नंदी पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े पिलर बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग नक्काशी की गई है। क्योंकि खबर अभी बाकी है, इसीलिए जागते रहो। मेरा इशारा यह है कि एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं, कहीं मत जाइए। अटल जी ने लिखा था, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीरकर तम की छाती, किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा,
शत शत आघातों को सहकर, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तर पर रोली सा, जग के मस्तर पर रोली सा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। ये तो एक पहलू था। अब आपको प्रधानमंत्री के राज्यसभा में दूसरे पहलू से अवगत कराते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। अगर हम ये कहें कि मोदी ने अगर लोकसभा में कांग्रेस को ट्रेलर दिखाया था, तो फिर आज राज्यसभा में ये कह सकते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को पूरी पिक्चर ही दिखा दी। पूरे भाषण के दौरान निशाने पर कांग्रेस रही। पीएम ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई वो लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। इमरजेंसी में लोकतंत्र का गला घोटा गया। अगर कांग्रेस ना होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक ना लगता। कांग्रेस ना होती तो जातिवाद की खाई ना होती। कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता। मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच पर अर्बन नक्सलियों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस की परेशानी यह है कि उन्हें डायनेस्टी के आगे कुछ दिखता नहीं, उन्होंने कुछ सोचा नहीं। जब टैलेंट पर परिवार हावी होता है तो ये दिखाई देता है। कांग्रेस ना होती तो राजनीति परिवारवाद से मुक्त होती। के लिए कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगाल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है और देश के लिए चिंता का विषय बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकीपूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठा करके उसके मन को पूरी तरह कब्जा कर लिया, उसके विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया और उसी के कारण बार बार ये बोल रहे हैं इतिहास बदल रहा है। कांग्रेस की तरह संकीर्ण नहीं है। हम संकीर्ण सोच के साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं। जिनको दशकों तक सरकार चलाने का मौका मिला और उन्होंने राज्यों के साथ कैसे कैसे दमन किए थे, सब यहां बैठे हैं, भुक्तभोगी लोग बैठे हुए हैं। कैसे कैसे दमन किया था, करीब करीब 100 बार राष्ट्रपति शासन ला करके राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया गया। मोदी ने परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। सबसे ज्यादा निशाने पर रहे राहुल गांधी। इस पर राहुल की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैंने 3 चीजें कही थी। एक कहा था कि 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं, एक चुने हुए अमीर लोगों का, दूसरा करोड़ों गरीब लोगों का। दूसरी बात मैंने कही थी कि हमारे सब इंस्टीट्यूशन वो एक के बाद एक कैप्चर किए जा रहे हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है। और तीसरी बात मैंने कही थी कि चाइना और पाकिस्तान अब एक हो गए और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत डेंजरस चीज है। इन चीजों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा था, कोविड के बारे में कहा था कि देखिए कोविड से खतरा है और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, प्रधानमंत्री ने भी नहीं मानी। अब मैंने हाउस में बोला है कि चाइना और पाकिस्तान से खतरा है और इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। और ये बाकी जो 2 इश्यूज हैं इनको भी सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। मोदी के भाषण को कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल कैसे देखते हैं, उनसे बात की मेरे सहयोगी संजय शर्मा ने। नरेंद्र मोदी जी ने लगभग देश की हर समस्याओं के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया, क्या कहेंगे सर? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी समस्या का इन्होंने सुधार किया, एक बता दें। एक समस्या का इन्होंने सुधार किया, हमारे बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे, इन्होंने सुधार किया। बेरोजगारी में इतिहास में सबसे ज्यादा हुई, इन्होंने सुधार किया। कहाँ सुधार किया इन्होंने, मुझे बताइए। कोई ऐसी उपलब्धि बताएं 2014 के बाद जो उन्होंने की हो, जहां जीडीपी ग्रोथ 2016 में
8.3% था, वो 2019 में 3.7% आ गया। जो गरीबी रेखा के लोग जो नीचे रहते हैं उनकी संख्या बढ़ गई। ये सुधार हो गया। इनका सुधार मैं आपको बताऊं इन्होंने क्या किया। इन्होंने आप लोगों पे कब्जा कर दिया, मेन मीडिया चैनल्स पे कब्जा कर दिया। ये इनका सुधार है। इन्होंने ये बंद कर दिया कि हमारे जर्नलिस्ट सब सेंट्रल वहाँ नहीं बैठ सकते, सेंट्रल हॉल में नहीं बैठ सकते। ये सुधार है उनका। इन्होंने वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया है, ये सुधार है उनका। इन्होंने लोगों की जो हमारे युवा लोग उनको जेल में, उनके खिलाफ यूएपीए और जेल में बिठा दिया और सालों साल वो जेल में पड़े हुए हैं। ये इनका सुधार है। मतलब कि इन्होंने जो संविधान के, जनता के जो संविधान के द्वारा हक है उनको खत्म करने का इन्होंने संकल्प लिया। यही इनका सुधार। कांग्रेस नेताओं के गुस्से से समझा जा सकता है कि मोदी ने आज क्या क्या बोला है कांग्रेस को। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो देश में जातिवाद की जड़ें गहरी न होती। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। अगर कांग्रेस न होती तो, सुनिए पीएम मोदी से ही खुद पूरी लिस्ट। गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती, अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती, अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। मोदी वर्सेस कांग्रेस की इस लड़ाई पर हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता का क्या कहना है, ये सुनना बेहद जरूरी है। मोदी ने जिस तरह से संसद में हमला किया है वो निश्चित रूप से एक ऐसा आक्रामक रहा है जिससे कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए एक तरह से भूमिका भी बना दी गई है। और खास करके वो लगातार संसद के पिछले सत्रों के दौरान भी जो उन पर हमले होते रहे, जो वॉकआउट हुआ, राहुल गांधी तो खास करके जो नेतृत्व संभाले हैं, अधीर रंजन चौधरी हो या राज्यसभा में भी हो, तो दोनों सदनों में उन्होंने प्रतिपक्ष के लिए पूरी तैयारी के साथ उन्हीं पॉइंट्स पर जो कांग्रेस कभी कहती थी, कांग्रेस जिस तरह से करती थी, उन प्रधानमंत्रियों के नाम लेकर, नेहरू से लेकर के और अब तक जो राहुल गांधी को लेकर के, उन्होंने अपना आक्रामक तेवर इसलिए बनाया है कि उसके बाद चूंकि एक बड़ा मैसेज जाता है कि केवल वो झेलने वाले नहीं हैं, वो हमला कर सकते हैं। और कांग्रेस जो ये मानती है कि वही प्रतिपक्ष ऐसी है जो विकल्प बन सकती है और उसके लिए उसके इर्द गिर्द सारा प्रतिपक्ष इकट्ठे होने की जो तैयारी की जा रही है, ये तेवर इस बात का सबूत है कि अब वो पूरी तरह से प्रतिपक्ष के साथ लड़ने के मूड में है, राजनीतिक लड़ाई लड़ने के मूड में है। और उत्तर प्रदेश जहां से आने वाला राष्ट्रपति तय होगा, जो 2024 के इलेक्शन भी उत्तर प्रदेश और पंजाब तय करेंगे, उसके लिए यह उनकी तरफ से एक बड़ा ही तीर माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा की आजादी के 60 साल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह सरदार पटेल ने हैदराबाद, जूनागढ़ के लिए नीति बनाई, वैसे ही गोवा को लेकर रणनीति बनाई होती तो उसे आजादी के लिए 15 साल से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। यहां उनके निशाने पर नेहरू थे।
अगर सरदार साहब जिस प्रकार से सरदार पटेल ने हैदराबाद के लिए रणनीति बनाई, इनिशिएटिव ली, जिस प्रकार से सरदार पटेल ने जूनागढ़ के लिए रणनीति बनाई, कदम उठाए, अगर सरदार साहब की प्रेरणा लेकर के गोवा के लिए भी वैसी ही रणनीति बनाई होती तो गोवा को हिंदुस्तान आजाद होने के 15 साल तक गुलामी में नहीं रहना पड़ा होता। भारत की आजादी के 15 साल के बाद गोवा आजाद हुआ और उस समय के 60 साल पहले के अखबार, उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। मेरे मन में भी आया था और आपके मन में भी आ रहा होगा कि नेहरू को बार बार निशाने पर आकर क्यों ले रहे हैं मोदी। तो ये समझने की कोशिश की हमने हमारे कंसल्टिंग एडिटर अरविंद मोहन से। नरेंद्र मोदी का, या आज की भाजपा का, मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा आज की भाजपा का नेहरू गांधी परिवार से द्वेष या नापसंदगी कोई छुपी हुई चीज नहीं है। ये कल की भाजपा तक में नहीं था, ये अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप वाली भाजपा में नहीं था। अटल जी का नेहरू से क्या रिश्ता था, अटल जी का इंदिरा जी से भी क्या रिश्ता था, अटल जी का राजीव गांधी तक से क्या रिश्ता था, ये कहानियां हम सब जानते हैं। तो उसमें नरेंद्र मोदी के दौर वाली भाजपा का नेहरू और गांधी परिवार से और उनके कांग्रेस से इतना बैर हो जाए, ये अस्वाभाविक लगता है। कुछ कांग्रेस के फेलियर्स हैं, उनके लीडरशिप के फेलियर्स हैं, नेहरू गांधी परिवार की कमी, गुण, ये सब चीजें हैं, लेकिन उसको उसी प्रोपोर्शन में रखना चाहिए। पर्सनलाइज काफी चीजें जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो कई बार चीजें पर्सनलाइज लगती। बाकी चीजें जब वो बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफी सारी चीजें काफी अपने हिसाब से, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। कल ही जब वो बोल रहे थे तो विष्णु पुराण से भारत का ये दे रहे थे कि किस तरह से भारत की अवधारणा कितनी पुरानी और कैसी है। अब ये सब चीजें मुझे लगता है कि राहुल जी के भाषण में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि उनको कोई पढ़ा भरे सकता है, लेकिन वो अपने हिसाब से न पढ़े होंगे न उनको ये कोई बताया होगा। तो चीजों को स्वाभाविक ढंग से ही लेना चाहिए। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज किया। पीएम मोदी के एक के बाद एक हमलों से नाराज नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इस पर ऐतराज जताया तो फिर मोदी के जवाब से सदन में ठहाके गूंज गए। पीएम मोदी ने उनसे पहले नेता प्रतिपक्ष रहे अधीर रंजन का जिक्र करते हुए कहा कि वो भी अधीर रंजन जैसी ही गलती कर रहे हैं। और क्योंकि आप अगर निराश होते हैं तो आपका जो क्षेत्र भले अब धीरे कम हो गया होगा, लेकिन जो भी होगा ये बैठ के रनिंग कमेंट्री करना उचित नहीं है, पद्धति में नहीं है। हम सबका दायित्व है। ये क्या है, बाद में जब आपको मौका मिला आपने बोला। ठीक है, ठीक है। करके जी आपको बुलाया नहीं, ये तो ये रिकॉर्ड में जाएगा नहीं। ये रिकॉर्ड में नहीं जा रहे, अननेसेसरी। प्लीज खड़गे जी, आप भी अधीर रंजन जी जैसी गलती करते हैं। आप थोड़ा पीछे देखिए, जयराम जी ने पीछे जाकर के 2-3 लोगों को तैयार किया हुआ है इस काम के लिए। आप इस प्रतिष्ठा से रहिए, पीछे है रखा है व्यवस्था। जयराम जी खास जाकर के बाहर जाकर के सूचना लेकर के आए, समझा रहे थे। अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। आप
सम्मानीय नेता है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। खड़गे साहब, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रिप्लाई के दौरान जिस तरह से कांग्रेस पर तीखी हमला किए, उसके बाद आप लोगों ने बाइकआउट किया। देखिए, उन्होंने, हम ये चाहते थे और सबकी अपेक्षा रहती है कि प्रेसिडेंट के भाषण पर जब वो अभिनंदन करते हैं उनका, तो उसमें जो जो बातें हमने रखी थी उन बातों का रिप्लाई आना चाहिए था। उन बातों में उस बातों का स्पष्टीकरण होना था। हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात किए थे, हम इन्फ्लेशन की बात किए थे, इनका सेकेंड वेव में कोविड का फेल्यूर था, इस पे बात किए थे, इकोनॉमिक फेल्यूर्स पे बात किए थे, और इतने, और चाइनीज का जो एग्रेशन था उसके बाद बहुत बात किए थे। तो ये सब छोड़ दी है इश्यूज, सिर्फ कांग्रेस के ऊपर अटैक करना। कांग्रेस खत्म हो रही है, तो कांग्रेस को खत्म करना चाहिए था गांधी जी। चलिए इस विवाद को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दीदी के यूपी पहुंचने की। जी हां, अखिलेश के बुलावे पर बंगाल से आई दीदी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि जब कोविड में लोग मर रहे थे तब यूपी में योगी जी आप कहां थे। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि हमने यूपी को पैसा दिया। मोदी जी, क्या आपने अपने पॉकेट से पैसा दिया? ये सभी पैसा राज्यों से मिलता है, ये जनता का रुपया है। इस बीच अखिलेश यादव भी बीजेपी पर तंज कसना नहीं भूले। बंगाल में दीदी ने भाजपा को हरा दिया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि यही इतिहास अब यहां दोहराया जाएगा। ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा। कि तमाम तरह की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही, पूरी फौज उन्होंने बंगाल में लगा दी, उसके बावजूद भी आपने मुकाबला कर करके उन्हें हराने का काम किया। कल आप, आज ये दीदी कलकत्ता से उड़ करके आ गईं और दिल्ली के लोग यूपी नहीं आ पाए, कह दिया मौसम खराब है। कल आदरणीय दीदी बंगाल से उड़ करके उत्तर प्रदेश आ गईं, लखनऊ आ गईं, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए, कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। मैं यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुए है। अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए। ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। हाथरस में क्या हुआ था इतिहास कभी नहीं क्षमा करेंगे। पहले माफी मांगो। उन्नाव में क्या हुआ था माफी मांगो। एनआरसी लेके कितना लोग मरा था माफी मांगो। पवित्र धरती मेरे को गंगा माई है, जो गंगा माई को हम लोग पूजा करते हैं। सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए दीदी ने यूपी के लोगों को अनाप शनाप बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, याद होगा आपको। अब उन्हीं का दिल जीतने की कोशिश भी कर रही हैं। जरा देखिए तो दीदी ने तब क्या कहा था। यूपी बिहार के लोगों पर ममता ने क्या कहा था। बंगाल चुनाव के दौरान ये टिप्पणी की थी, मुझ पर हमला करने वाले यूपी बिहार के गुंडे हैं, ये कहा था। नंदीग्राम को यूपी के गुंडों से बचाना है, ये कहा था। पान मसाला खाने वाले कहा था यूपी के लोगों को, भगवा कपड़े पहनने वाले कहा था, तिलक लगाने वाले गुंडे कहा था, ये लोग हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये कहा था। नेताओं को लगता है कि जनता सब भूल जाती है, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको कोरोना को लेकर के एक बड़ी खबर दे दें। देश में लगातार कोरोना के केस जो है वो घट रहे हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना की पाबंदियों में छूट दी है। राज्य में 10 फरवरी से पहली से 9वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुंवर पाल ने ये जानकारी दी है। कल से 100% क्षमता के साथ सरकारी दफ्तर में लोग आ सकेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कोविड के केस घट रहे हैं और इसे लेकर के अब जो सख्ती थी उसमें भी सरकार की तरफ से ढील दी जा रही है। क्योंकि खबर अभी बाकी है, इसीलिए जागते रहो। आज जागते रहो के इस एडिशन में इतना ही। कल रात 9 बजे खबर लेकर और खबरों के पीछे की खबर लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगा। आप अपना तब तक बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज रात के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।